1947 एक देश आज़ाद हुआ। 1949 एक नया देश का जन्म हुआ। दोनों के पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी। दोनों गरीब थे। दोनों कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और सिविल कन्फ्लिक्ट को अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज एक देश दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। हज़ारों किलोमीटर की हाई स्पीड रेल है और वो ग्लोबल सप्लाई चेन का सेंटर है। दूसरी तरफ इंडिया भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़ में से एक है। आईटी सेक्टर में ग्लोबल लीडर है। स्पेस मिशन भेज रहा है। डिजिटल पेमेंट में दुनिया को लीड कर रहा है। लेकिन जब भी कंपैरिजन होता है तो एक ही सवाल पूछा जाता है, इंडिया चाइना जैसा क्यों नहीं बन सकता, या फिर क्या इंडिया कभी चाइना को कैच कर पाएगा। लेकिन शायद ये दोनों ही सवाल गलत है। असली सवाल कुछ और ही है, क्या इंडिया को चाइना बनना भी है। और इस वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ इसका आंसर ही नहीं मिलेगा, बल्कि आप समझेंगे कि कैसे कंट्रीज़ रिच बनती है और डेवलपमेंट का असली फॉर्मूला क्या होता है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। इंटरनेट पर इंडिया वर्सेस चाइना की डिस्कशन हर वीक मिल जाती है। कोई कहता है चाइना की रोड्स देखो, कोई कहता है इंडिया में डेमोक्रेसी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर करता है, कोई मिलिट्री, कोई जीडीपी, और हर डिस्कशन का एंड एक ही कंक्लूजन पर पहुंच जाता है, चाइना जीत गया। लेकिन क्या डेवलपमेंट सिर्फ स्काई स्क्रैपर से मेजर होता है? क्या जीडीपी ही सब कुछ है, या फिर कहानी उससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है? इस वीडियो में हम प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, ना वीडियो को अननेसेसरी ग्लोरीफाई करेंगे। सबसे पहले एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट सुनने को मिलता है, इंडिया और चाइना ने ऑलमोस्ट सेम पोजीशन से स्टार्ट किया। इस स्टेटमेंट में थोड़ी सच्चाई है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। 1940s के एंड में दोनों कंट्रीज़ इकोनॉमिकली वीक थी। एग्रीकल्चर डोमिनेंट था, इंडस्ट्रियल बेस बहुत लिमिटेड था, लिटरेसी रेट्स लो थे, एवरेज इनकम बहुत कम थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आज के कंपैरिजन में काफ़ी लो थी। लेकिन यही से एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस शुरू होता है। इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इस्टेब्लिश की और डिसाइड किया कि डेवलपमेंट डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क के अंदर होगा। उधर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश हुई। एक वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ। स्टेट ने इकोनॉमी और सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। यानी स्टार्टिंग लाइन देखने में शायद सिमिलर लगती है, लेकिन रेस के रूल्स बिल्कुल अलग थे। और जब रेस के रूल्स अलग हों तो रिज़ल्ट भी नेचुरली अलग ही होगा। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम ही रीज़न नहीं था, असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। एक ऐसा डिसीज़न जिसने अगले 40 साल के अंदर एशिया का फ्यूचर ही बदल दिया। इसी डिसीजन ने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाया और इंडिया को एक कम्प्लीटली डिफरेंट डेवलपमेंट पाथ पर ले आया। चलिए समझते हैं। (1949) चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होती है। नई गवर्नमेंट का विजन क्लियर था, स्टेट सब कुछ कंट्रोल करेगा, लैंड, इंडस्ट्रीज़, बैंक्स, प्रोडक्शन, सब कुछ। प्राइवेट बिजनेस ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए। ऑब्जेक्टिव था सबको इक्वल बनाना है। लेकिन इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहे। 1958 में आ गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आइडिया था कि चाइना को बहुत जल्दी इंडस्ट्रियल पावर बना दिया जाए, लेकिन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में सीरियस प्रॉब्लम आई। फूड प्रोडक्शन गिर गया और हिस्ट्री के सबसे डिवास्टेटिंग फेमीन्स में से एक देखने को मिला। इसके बाद 1966 में शुरू हुआ कल्चरल रेवोल्यूशन। यूनिवर्सिटीज़ डिस्टर्ब हुई, इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया गया, इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी नुकसान हुआ। यानी चाइना का पहला फेज़ सिर्फ ग्रोथ की कहानी नहीं था, उसमें बहुत बड़ी सेटबैक्स भी थे। अब इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया ने डेमोक्रेसी चूज़ की, लेकिन इकोनॉमी के लिए एक मिक्स्ड मॉडल अडॉप्ट किया गया। ना पूरा कैपिटलिज्म, ना पूरा सोशलिज्म। गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रीज चलाएंगी, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा। प्लानिंग कमीशन बना, 5 ईयर प्लान आए। हैवी इंडस्ट्रीज़ पर फोकस हुआ, स्टील प्लांट्स, डैम्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब उस पीरियड की प्रायोरिटीज़ थी। लेकिन धीरे धीरे एक और सिस्टम डेवलप हुआ जिसको लोग कहते हैं लाइसेंस राज।
लाइसेंस राज का सीधा मतलब था, अगर आप फैक्ट्रीज लगाना चाहते हो, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो हर जगह परमिशन लगेगी। लाइसेंस, अप्रूवल्स, रेगुलेशंस। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी को रेगुलेट करना, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटीज़ ये बनी, बिजनेस करना ही डिफ़िकल्ट हो गया, कंपटीशन लिमिटेड हो गया, इनोवेशन स्लो हो गई, इन्वेस्टमेंट भी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाई। अब 1978 और यही वो सवाल है। माओ के बाद चाइना की लीडरशिप डेंग जियाओपिंग के हाथ में आई। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट दिया, इट डजेंट मैटर वेदर अ कैट इज़ वाइट और ब्लैक एज लॉन्ग एज इट कैचेज माइस। मतलब आइडियोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। और यही से शुरू होता है चाइना का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। गवर्नमेंट ने कहा मार्केट को थोड़ी फ्रीडम दो, फॉरेन कंट्रीज़ को इनवाइट करो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट करो। शेंगज़ेन जो कभी एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, आज दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हब में से एक है। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं था, इसके पीछे डिकेड्स की प्लानिंग थी, चीप लेबर, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी कंटिन्यूटी। अब आते हैं इंडिया पर। फिर आया 1991। इंडिया सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना कर रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम बचे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत थी। इसी पीरियड में एलपीजी रिफॉर्म आया गया, जिसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन कम हुई, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के डोर खुले और धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी भी ट्रांसफॉर्म होने लगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था, जब इंडिया लार्ज स्केल रिफॉर्म शुरू कर रहा था तब तक चाइना को लगभग 13 साल का हेड स्टार्ट मिल चुका था। अब तक स्टोरी काफ़ी क्लियर लग रही होगी। चाइना ने रिफॉर्म्स पहले शुरू करे, इंडिया ने बाद में। लेकिन क्या सिर्फ टाइमिंग ही एक रीज़न था? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ रिफॉर्म से कंट्रीज़ रिच हो जाती तो दुनिया के बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ आज डेवलप्ड होते। असली सवाल अब शुरू होता है, चाइना दुनिया की फैक्ट्री कैसे बना और इंडिया सॉफ्टवेयर सुपर पावर कैसे बना? यही डिफरेंसेस दोनों कंट्रीज़ के डेवलपमेंट स्टोरी को डिफाइन करते हैं और इसी को हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। नाइनटीन 1990s के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज एक ही चीज़ ढूंढ रही थी, एक ऐसी जगह जहां प्रोडक्शन फास्ट हो, चीप हो, रिलायबल हो। चाइना ने उन्हीं एग्जैक्टली यही ऑफ़र करा गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सस्ती लेबर, मैसिव इंडस्ट्रियल पार्क्स, 24/7 मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंप्लीट सप्लाई चेन। अगर एक कंपनी को मोबाइल फ़ोन बनाना है तो उसे चिप्स वही मिल जाती है, बैटरीज भी, पैकेजिंग भी, ग्लास भी, ट्रांसपोर्ट भी, सब कुछ एक ही इकोसिस्टम के अंदर। इसीलिए चाइना को कहा जाने लगा द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया की तरफ देखिए, इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठाया, लेकिन एक अलग डायरेक्शन में। हमारे इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स और टेक्निकल एजुकेशन ने इंडिया को बना दिया द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, IBM एंड एसेंचर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में ऑपरेशन करने लगी। यानी चाइना ने फैक्ट्री एक्सपोर्ट की, इंडिया ने टैलेंट एक्सपोर्ट किया। दोनों कंट्रीज सक्सेसफुल हुई, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में। तो क्या इंडिया कभी चाइना को कैच करेगा? हो सकता है कुछ सेक्टर में करे, कुछ सेक्टर में कभी ना करे और कुछ नए सेक्टर्स में इंडिया भी आगे निकल जाए। लेकिन शायद ये कंपैरिजन ही गलत है। चाइना की सक्सेस उसके अपने इंस्टीट्यूशंस, अपनी हिस्ट्री और अपने डिसीजंस का रिजल्ट थी। इंडिया की जर्नी भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी डेमोक्रेसी, उसकी डाइवर्सिटी और उसके चॉइस से डिफाइन होगी। कंट्रीज़ डेवलप तब नहीं बनती जब वो किसी और को कॉपी करती है। कंट्रीज़ डेवलप तब बनती है जब वो अपनी स्ट्रेंथ्स को समझकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद बनाती है। इसलिए इंडिया का गोल चाइना बनना नहीं, इंडिया का गोल दुनिया का बेस्ट वर्जन ऑफ इंडिया बनना है। और शायद यही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस भी है। अगर आपको ये एनालिसिस बैलेंस्ड और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपके हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर को इसी तरह डेप्थ में समझना है तो द MPS मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।